साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आपके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन पर मुझे लगा कि आप सबके सामने आना चाहिए, आप सबके बीच में कुछ बातें जरूर शेयर करनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं। साथियों, आज 17 सितंबर 2021 है। 17 सितंबर एक बहुत ही पवित्र दिन, वैसे तो सभी के लिए, पर विशेषकर बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1879 में बहुजन समाज के एक महान पुरोधा, महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व, अंधविश्वास को ठोकरों से दूर करने वाले, ईश्वर नाम की परिकल्पना को ध्वस्त करने वाले और देश में बहुजनों के लिए संघर्ष करने वाले, दास प्रथा, बाल विवाह और स्त्रियों और अछूतों के लिए संघर्ष करने वाले, दलितों के लिए संघर्ष करने वाले एक महान व्यक्तित्व, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म तिथि है। ऐसे सशक्त हस्ताक्षर वो रहे हैं, ऐसे सशक्त व्यक्ति वो रहे हैं जिनके सामने धर्म का आडंबर कांपता था। नाम है उनका ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। पेरियार उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके मानने वाले, उन्होंने उनको पेरियार की उपाधि दी। पेरियार का मतलब होता है एक पवित्र व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति। ऐसे ईवी रामास्वामी नायकर, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी सम्मानित हैं, वो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार 17 सितंबर 1879 को उनका जन्म हुआ। जीवन भर संघर्ष करते रहे, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी समाज को जगाने का काम करते रहे, लोगों को संगठित करने का काम करते रहे। वो अपनी लड़ाई लड़ सकें, ईमानदारी से लड़ना सीख जाएं, संघर्ष करना सीख जाएं और संघर्ष करें, अपने समाज को जगाएं, समाज को इकट्ठा करें। उसके लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। जैसे और महान योद्धा, महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक इस देश में हुए हैं, उसी तरह से ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी भी इस देश के लोगों को जगाने के लिए, विशेषकर बहुजन समाज को जगाने के लिए, अंधविश्वास से उसे बाहर निकालने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। 94 वर्ष तक वो हम सबके लिए संघर्ष करते रहे, हम सबको ऊपर उठाने के लिए, हम सबको लड़ना सिखाने के लिए, अंधविश्वास से दूर करने के लिए वो संघर्ष करते रहे। उनका एक बहुत ही सटीक एक वाक्य है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि
गंदा पानी भी एक ना एक दिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए जब तक जीवित हो संघर्ष करते रहो, समाज को जगाते रहो। एक ना एक दिन हमारा बिखरा समाज जरूर संगठित होगा। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए किस तरह से समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी लगा दी, और केवल कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस जिसे कहते हैं, उसमें शामिल हुए। 1925 तक उसमें रहे, 1925 में छोड़ दी। 1924 में उन्होंने दक्षिण भारत में वायकाम आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया 24 में। और 1925 में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ दक्षिण भारत में बहुत ही सशक्त आंदोलन चलाया, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। और उस आंदोलन के जरिए लोगों को जगाने की कोशिश की, लोगों के बीच से अंधविश्वास खत्म करने की कोशिश की, और यहां तक कि एक बार लोगों के मन में जो ईश्वर का डर रहता है, या यूं कहो कि देवी देवताओं को, भगवान का डर रहता है, उसको दूर भगाने के लिए ऐसा भी किया। ये वाकई में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कभी कहीं कोई और उदाहरण ऐसा रहा होगा, या आपने कभी देखा, सुना या पढ़ा होगा, कि उन्होंने एक टेम्पू टाइप था, उसमें सभी भगवानों की मूर्तियां रख के और हाथ में चप्पल लेके बजाते हुए वो गए, और ये दिखाया कि देखिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये देवी देवता, भगवान जिसे तुम कहते हो, ये पत्थर के देवी देवता तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। मतलब ये सब किया उन्होंने अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए, कि लोगों में किसी भी तरह का अंधविश्वास हो नहीं, क्योंकि अंधविश्वास और ये धर्म का आडंबर, ये धर्म जो हमें पूरी तरह से नकारा बनाए दे रहा है, ये धर्म जो पूरी तरह से, जिसने हमारा शोषण किया है, लगातार शोषण किया है, उसके लिए, उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। एक धर्म के ही विषय में एक बात उनकी जो है, एक बार जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, विशेषकर ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया उन्होंने, उस समय उन्होंने कहा था कि सांप से भी ज्यादा जहरीला व खतरनाक ब्राह्मणवाद है। ये ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी के शब्द हैं। इनको समझने की जरूरत है, इनकी गहराई में जाने की जरूरत है कि एक इतना महान विद्वान, इतना बड़ा राजनेता, इतना बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, वो अगर कह रहा है, एक आंदोलन चला रहा है, तो उसका कोई अर्थ है। कहते हैं कि सांप से भी ज्यादा जहरीला व खतरनाक ब्राह्मणवाद है, क्योंकि सांप का डंक तो सिर्फ एक इंसानी जीवन को मारता है, मगर ब्राह्मणवाद का डंक वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी मारकर फना कर देता है। आप इसकी गहराई समझ सकते हैं। अगर हम इसी बात को फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष में अगर देखें, तो उन्होंने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ जिस तरह से जीवन भर संघर्ष किया, और जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनसे तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, जिसमें उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी बातें कही हैं कि ब्राह्मणवाद को छोड़ने और भगवान बुद्ध के जीवन को, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने की तरफ जो हमें इशारा किया है, जो आदेश हमें दिया है, लेकिन हम अभी तक उस आदेश को माने नहीं। हम आज भी उसी ब्राह्मणवाद जिसने हमारा जीवन नरक बना दिया, और आज जितना भी ये षड्यंत्र चल रहा है जो आप देख रहे हैं, भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर इस देश को तबाह करने पर तुली हुई है, वो वही ब्राह्मणवाद है जिसे वो स्थापित करना चाहती है, जिसे वो फैलाना चाहती है, जिसके माध्यम से इस देश के लगभग 120 करोड़ आबादी को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है। चाहे उसके लिए उसने श्रम कानूनों को खत्म किया हो, और चाहे उसके लिए उसने 3 कृषि कानून लेकर आई हो, और चाहे जो भी कोई आवाज उठाए उसके खिलाफ यूएपीए, एनएसए की धारा लगाकर उन्हें जेल में डालने, झूठी एफआईआर करने,
जो ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं ये सब उसी के तहत हैं। और चाहे सीए एनआरसी वो भी जो लेके आ रहे हैं या उसके लिए भी जो कर रहे हैं कवायद, वो सब कुछ इस देश की 120 करोड़ आबादी को तबाह करने का ही काम है। ये सब उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत हो रहा है। लेकिन वो बहुजन समाज जिसे इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शुरू से लेकर आखिर तक, अब तक और आने वाले समय तक भी जो पूरी तरह से उसे तबाह करना चाहता है, उसी को मान रहे हैं। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हम लोगों को अब तक, इस देश के तमाम बहुजन को अब तक बौद्ध हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने बाबा साहब की शिक्षाओं का, बाबा साहब के आदेशों का, उनके जीवन संघर्ष का कभी कोई मोल नहीं रखा, कभी कोई मान सम्मान नहीं किया। हां, बाबा साहब के नाम पर दुकानें जरूर चलाई, बाबा साहब के नाम पर रिजर्वेशन लिया, उसका फायदा उठाया, अपने जीवन को जरूर सुखी बनाया, पर हमने उनके जीवन संघर्षों से, उनके आदेशों से कोई प्रेरणा नहीं ली, उनकी बात कभी नहीं मानी। हम लोग स्वार्थी लोग, और स्वार्थ के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। अगर स्वार्थ नहीं, हम लोग स्वार्थी नहीं होते, हम लोग वाकई में उनकी बातों को समझते, उनके बताए रास्ते पर चलते, निश्चित रूप से हमारा जीवन कुछ और ही होता। हमारे जीवन में खुशियां, तरक्की, न जाने क्या क्या होता। हम आज बहुत आगे बढ़ गए होते, पर हमने उनकी बात कभी मानी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही, अपने पेट तक, या बहुत ज्यादा हुए तो अपने बच्चों तक, यहीं तक सीमित रहे। इसके आगे हम बढ़ नहीं पाए कभी भी। मैं बाबा साहब का एक बहुत ही जबरदस्त कोट में पढ़ रहा था, मैं आपको उसे सुनाता हूं, आप भी ध्यान दें उसे, बहुत अच्छी तरह से आप सुने इस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बाबा साहब का कोट है, उन्होंने एक जगह कहा था, बाबा साहब ने कहा था, इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने से ही, मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म, मेहनत बच जाएगी। मरना तो सबको एक दिन है ही। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए काम करे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, क्या हम समझे इसकी बातों को? हम उनकी बातों को कभी नहीं समझे। जिस दिन समझ जाएंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और हम बौद्ध बन जाएंगे, ये संपूर्ण भारत भूमि बौद्ध बन जाएगी। उस दिन वाकई में भारत दुनिया में सबसे ऊपर होगा, सर्वोच्च शिखर पर होगा। हर अच्छी बात के लिए, हर गुण के लिए भारत सबसे ऊपर होगा। लेकिन हमने कभी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया साथियों। यही है, इसी सारी चीजों को करते हुए ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, वो भी जीवन भर संघर्ष करते रहे और लोगों में अंधविश्वास बताने, उसको अंधविश्वास की जड़ों को खोदने के लिए, और जो फैलाया जा रहा अंधविश्वास, उसको लोगों के सामने रखने के लिए सच्ची रामायण नाम की एक किताब भी लिखी, जिसको बहुजन नायक, बहुजन पुरोधा, माननीय जो ललई सिंह यादव जी हैं, उन्होंने जिसका हिंदी में अनुवाद किया। और वो किताब इतनी चर्चित रही, सच्ची रामायण, कि उस पर बैन भी लगाया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से जीते, और जीतकर वो किताब फिर लोगों तक पहुंची। आज भी आप लेना चाहें कहीं भी, जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई किताबें जहां भी हैं, वहां वो मिल जाएगी। सच्ची रामायण पढ़िए आप उसे जरूर। और जिस तरह का सारा आडंबर, अंधविश्वास, जाने क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको नजर आएंगे।
और इसी संघर्ष को लेकर, इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बाद एक महान नायक यहां पर आए, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने जीवन भर, जब से बाबा साहब उनको समझ में आया उसके बाद जीवन भर बहुजन समाज के लिए काम किया। पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद 2 साल बाद ही लगातार जो पार्टी बनाई, राजनीतिक पार्टी, उसी के लिए काम किया। लेकिन आज बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद उसी पार्टी के मंच पर जिसका नारा था तिलक तराजू, वही नारा बदल के बाद में हुआ हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके लिए पूज्य बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ना कभी ईश्वर मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा, लेकिन हाथी नहीं गणेश है। आगे बढ़ता हुआ नारा, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और आज इस समय जब कुछ हो रहा है तो उसी मंच पर, उसी पार्टी के मंच पर, जिस पार्टी की स्थापना इस नारे से हुई, उसी पार्टी पर शंख बज रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है, ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और वहीं त्रिशूल भेंट किया जा रहा है, वहीं पर गणेश दिया जा रहा है, गणेश भेंट किया जा रहा है, और उसके अलावा वहीं पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जो मिशन लेकर चली थी पार्टी, जो मिशन जीवन के लिए, या यूं कहो कि पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो मिशन कहां गया? आज ऐसे ऐसे मजेदार लोग हैं, कहते नहीं साहब ये तो सब जायज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि केवल पार्टी वाले ही नहीं, ऐसी पार्टी को जो अपने मिशन को छोड़ चुकी हो और जो अपने पार्टी के जन्मदाता को, बहुजन नायक को अपमान करती हो, ऐसे नारे और ऐसा सब कुछ करके ब्राह्मणवाद, और आपके जो है उस पे बैनर पे भी राम मंदिर आ जाए, परशुराम आ जाए, शंख बजाता ब्राह्मण आ जाए, ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखें कि क्या वो वाकई में अंबेडकरवादी हैं या मान्यवर साहब काशीराम जी के मानने वाले हैं, उनका सम्मान करते हैं या उनका अपमान कर रहे हैं। राजनीति इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, यह सत्ता पाना इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, यह एमएलए एमपी बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना अपने सिद्धांतों पर ईमानदारी से चलना, अपने मिशन के लिए समर्पित होना और अपने मिशन को स्थापित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अपनी तमाम जिंदगी ईमानदारी से लगा देना। अगर सत्ता ही सब कुछ होती तो पूज्य बाबा साहब ने तो मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते हुए भी त्याग पत्र दे दिया। बने रहते नेहरू की कैबिनेट में, जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब, बने रहते, लेकिन नहीं, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अपने मिशन से समझौता नहीं किया, आंदोलन से समझौता नहीं किया और लात मार दी उस गद्दी को। लेकिन आज तो मिशन कहां है? भाड़ में। मिशन का कोई लेना देना नहीं है। आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हो जिस व्यक्ति की बदौलत आप मुख्यमंत्री बने, जिस व्यक्ति की बदौलत सत्ता हाथ में आई, न जाने कितने मंत्री बने, न जाने कितने लोगों का जीवन कहां से कहां पहुंचा। उसी पार्टी के मंच पर, उसी पार्टी की अध्यक्षता की उपस्थिति में मान्यवर बहुजन नायक साहब काशीराम जी का अपमान होता। समाज बिल्कुल उसको आराम से देखता है, होने दे रहा है, हो रहा है जो भी होने दो, सत्ता चाहिए। कैसा मजेदार समाज है, यह भी बड़े मजेदार बात है। यह बहुत मजेदार बात है कि वो समाज यह मान के बैठा है कि इस बार उनकी सरकार आएगी, और सरकार के लिए जो उनके पुरोधा हैं, जिनके कंधों पर सब कुछ है, सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो कहते हैं ब्राह्मण और जाटव यानी दलित, जाटव भी नहीं कहते दलित, ब्राह्मण और दलित मिल जाएंगे तो सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। एक गणित में छोटा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि चलिए, ब्राह्मण को वो कहते हैं 13%, जबकि हकीकत में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मात्र 8 से 8.5%, इससे ज्यादा नहीं है। और जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं, जो पत्रकार और वो लोग हैं, वो कहते हैं 11% है।
मैं कहता हूं आपको कि आप यही मान लीजिए कि 13% है, और दलित समाज, निश्चित रूप से दलित समाज जो है वो 21-21.5% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दलित में सारे लोग, सारे दलित आपको वोट नहीं देते, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते। कौन वोट देता है? मैक्सिमम जो वोट देता है जाटव देता है, जाटव समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं। जाटव समाज की जो संख्या है वो 15% है, कुछ लोग 13 भी कहते हैं, 15%, 15 मान लेते हैं, तो 15 जाटव समाज के लोग और 13% मिश्रा जी के अनुसार ब्राह्मण समाज के लोग, 28% हो गए। 28% में सरकार बन जाएगी। और ब्राह्मण समाज के लोग, आधे ब्राह्मण आज भी और आगे भी इससे कम नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ में रहेंगे। तो जो आधे ब्राह्मण हैं, तो आप मान लीजिए कि 13 भी मान रहे हैं तो 6.5% रह गए, तो यानी आप 6.5% की बात कर रहे हो। और जाटव समाज में भी सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे, मैं बता ही दे रहा हूं आपको, लिख लेना। फिर भी मान लीजिए आप 15% देते हैं, तो 15 वो और 6.5 ये 7 मान लो आप, तो कितने हो गए? 15 और 6.5, 15 और 7 22%, 22% पर सरकार बना लोगे। मुसलमान वोट नहीं देगा, बीएसपी को मुसलमान वोट नहीं देगा, उसे मालूम है। उसका झुकाव अभी तक, इस पल तक, मजबूरी में उसका झुकाव अगर कहीं है तो वो झुकाव है समाजवादी पार्टी की तरफ, उसकी तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं है। तो कैसे तुम जीत का दावा करते हो? बाकी कोई और वो आपको देगा नहीं। आप जो सर्वे देख रहे हैं लगातार, जो मीडिया पे खबरें आ रही हैं, आप देखिए, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण बीजेपी को, लोध राजपूत जी ने बोलते हैं एलआर बीजेपी को, सैनी बीजेपी को, बाकी यादव समाज के लोग सपा को, मुस्लिम समाज के लोग आज की तारीख में उनका झुकाव सपा को। तो बीएसपी कैसे जीत जाएगी? मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं बीएसपी नहीं जीतेगी। बीएसपी की सरकार तो बहुत दूर की बात है। मेरे अपने आकलन के हिसाब से जो चल रहा है, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, 10-15 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाए। चलिए अब इससे अलग हटते हैं। वो अपमान कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता अपमान कर रही है बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी का, और समाज चुपचाप देख रहा है। यह भी एक बड़ी मजेदार बात है कि समाज उस अपमान को लगातार चुपचाप देख रहा है। कोई बात नहीं, आप देखिए, हो सकता है आपको ऐसा ही पसंद आता हो। सत्ता के उसमें आप इतने भूल गए हैं कि हमारा कोई नायक, हमारा कोई महापुरुष, जिसके कर्मों की वजह से, जिसके जीवन के बलिदान की वजह से, जिसके जीवन संघर्षों की वजह से आज हम इस काबिल हैं, हम 4-4 बार सत्ता बना पा रहे हैं, उसका अपमान अगर हम झेल सकते हैं या खुद भी करते हैं, तो फिर मैं समझता हूं ऐसे समाज के विषय में कहना, सोचना बेकार ही है, उसके विषय में कोई फायदा नहीं। फिर भी बात कहनी पड़ती है। और मेरे साथी कुछ इसे कह रहे हैं, कुछ साथी इसमें कह रहे हैं कि ईवीएम की बात करो। बिल्कुल सही साथी, मैं केवल ईवीएम की बात नहीं, साथी ईवीएम के विषय में तो हम आंदोलन कर ही रहे हैं। मैं एक और बात आपके सामने रख रहा हूं, जिसे कोई भी पार्टी जिस विषय को नहीं उठा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको उठाना निहायत जरूरी है। जितना ईवीएम का सवाल उठाना जरूरी है, उतना ही उस विषय को भी हटाना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा शकूर खान साहब कि ईवीएम को हटाओ, मैं बिल्कुल, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर आप साथ देंगे तभी हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। हम लगातार कह रहे हैं, हमने जो ईवीएम हटाओ के विषय में जो हस्ताक्षर अभियान चला रखा है, उसके विषय में जो हम लगातार लोगों से कह रहे हैं कि उस पर सिग्नेचर करके दीजिए, वो फॉर्म हमें भेजिए। अभी लोग बहुत धीरे धीरे उसको भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने जहां भी शहर है, जहां वो करा सकते हैं। एक फॉर्म पे 25 लोगों के सिग्नेचर वो तो करा ही जा सकते हैं ना, और कुछ नहीं होता साथियों, तो वो तो आप करा ही सकते हैं। इसलिए साथियों वो कराकर भेजिए। निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से साथ देंगे, और जैसा मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 में चुनाव से पहले 18 करोड़ जो वोटर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, इसमें से 9 करोड़ लोग अगर साइन करा के दे दें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ईवीएम उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही हटवा देंगे हम।
लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। मैं अकेला रास्ता दिखा सकता हूं आपको, उस रास्ते पर चल सकता हूं, उसके आने वाली मुश्किलों को अपने सीने पर ले सकता हूं, झेल सकता हूं। साथ तो आपको देना पड़ेगा, चलना तो आपको भी पड़ेगा। वही मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जितना साथ चाहिए वो है नहीं। लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लगातार साथ देते हैं, पर साथ चाहिए जमीन पर, साथ चाहिए सड़क पर। आंदोलन सड़क पर होते हैं, लड़ाई सड़क की होती है, सड़क पर जीती जाती है, तो वहां साथ चाहिए। और इसी के लिए अब जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूं वो ये है साथियों, जैसा मैंने कहा कि वो भी ईवीएम से ही, ईवीएम की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और वो बात है साथियों निजीकरण की। आपने देखा ना किस तरह से, कितनी बेशर्मी से इस देश का प्रधानमंत्री 196 पेज की 2 वॉल्यूम में 2 किताबें छापकर देश को बेच रहा है। देखिए आप कितनी बेशर्मी से, और लोग चुप हैं। अफसोस की बात यही है कि समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या कहा जाए। जिंदा लाश की तरह घूमते हैं, मुर्दे हैं बिल्कुल। मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि मुर्दे हैं बिल्कुल, जो अपने लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए आवाज नहीं उठा सकते, साथ नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? सब कुछ उनकी, सबकी आंखों के सामने, पूरी दुनिया की आंखों के सामने सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। और एक सरकार, एक देश का अहंकार में चूर, हिंदुत्व के नशे में चूर, अपने एजेंडे के प्रति पूरे देश को तबाह करने पर तुला हुआ है, बेचे जा रहा है देश को, और लोग चुप हैं। कोई बोलता है तो उसको कहते हैं ये तो पागल है यार, बोलते ही रहते हैं। हां, ऐसे ही पागलों की वजह से यह देश शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन अब भी अगर नहीं बोलेंगे, सब मिलकर नहीं बोलेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो पूरे देश को तबाह होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं साथ, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। और निजीकरण देखिए किस तरह से, नाम उसका दिया है NMP, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। आप देख रहे हैं कैसा बढ़िया शब्द दिया है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। हर चीज की कीमत लगाओ, और वो पाइपलाइन में क्या क्या है? उस पाइपलाइन में है BSNL, BPCL, उस पाइपलाइन में है 26,700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, उस पाइपलाइन में है कॉनकोर, इतनी बढ़िया कंपनी, उस पाइपलाइन में एयर इंडिया, जिसकी बोली भी बताते हैं धीरे से चुपके से लगाई है टाटा ने, जो एयर इंडिया को खरीदने जा रहे हैं। उसकी पाइपलाइन में है इस देश के हवाई अड्डे, उसकी पाइपलाइन में है इस देश का रेलवे, रेलवे के सारे ट्रैक ही बेचे जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा ही हुए हैं कि इतनी जो है ट्रेन बेची जाएंगी, इतने रेलवे स्टेशन बेचे जाएंगे, इतने ट्रैक बेचे जाएंगे, सारी चीजें हैं, धीरे धीरे ये सब कुछ होगा, और लोग चुप बैठे हैं। मतलब अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। कई बार बड़ा गुस्सा आता है, कई बार बहुत, मतलब क्या बताएं, लोगों की समझ जिस तरह की हो गई है। मैं तो यही कहता हूं कि बस जिंदा लाश है, मुर्दा है, इतना जगाने की कोशिश करो, उस पर भी नहीं जागते, उस पर सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, साथ आने को तैयार नहीं है। कौन लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई? किसी ईश्वर के इंतजार में बैठे हो? कोई भगवान आएगा, कोई देवी देवता आएगा? अगर होता तो इस देश में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो दर्द, दुख दर्द होता ही नहीं यहां पे कुछ भी। यहां तो सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता। ऐसा है तो नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं। ये तो एक आडंबर है जिस तरह से फैलाया गया। आप उस आडंबर के जाल में फंस गए। और अब जिस तरह की सारी कवायद चल रही है, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसी वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से लाने में, लादने में और लागू करने में यह सरकार लगी हुई है। और उस वर्ण व्यवस्था में केवल 3 की ही जगह है, चौथे की जगह नहीं है। चौथे की जगह तो वही है पैरों में, चौथे की जगह तो वही है। उसका काम सिर्फ यह है कि ऊपर के जो 3 हैं इनकी सेवा करना, जो सवर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी बनिया, इन तीनों की सेवा कर। इसी के लिए लगातार काम हो रहा है। आप देख लीजिए उठा के, कौन सी ऐसी चीज नहीं हो रही जो इस पे काम नहीं कर रही हो। सब इसी के लिए काम हो रहा है, सारी चीजें इसी के लिए हो रही हैं, और आप चुप बैठे हैं। और ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार, नौकरियां सरकार ने बंद कर दी हैं, कोई भर्ती अब आगे नहीं होगी,
कोई नई नौकरी नहीं निकलेगी। यहां तक कि जो सरकारी क्षेत्र में, चाहे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, जो अप्रूव्ड स्वीकृत पद हैं, उनमें भी अब आगे नौकरियां नहीं निकलेंगी। बाकी नए, उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए कि नए वो निकलेंगे, नई जगह निकलेंगी, या नई और भर्तियों के लिए कोई अनाउंसमेंट होगा, या जो स्वीकृत पद है इनसे ज्यादा कुछ होगा, नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं निकलेंगे। जो रिटायर हो गया खत्म। इसी तरह से आप देखें आज की तारीख में करीब 2-2.5 लाख रेलवे में जगह खाली पड़ी है। सेना में 2-2.5 लाख के लगभग जगह खाली पड़ी है। मैं देखता हूं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। मैं देखता हूं इस देश की जवानी बिल्कुल बेकार हो गई। मैं तो यही कहूंगा, जो नौजवान हैं, और 60% भारत जवान कहा जाता है, 60% भारत जवान कहा जाता है, लेकिन जवानी मुझे लगता है बिल्कुल बेकार हो गई। शायद किसी काम की मुझे तो नजर नहीं आती। मैं देखता हूं, जाता हूं जगह जगह मीटिंग्स करने, गांव में, शहरों में, अलग अलग जिलों में लगातार मैं जा रहा हूं। उनमें मैं देखता हूं लोग सड़क के किनारे, नौजवान सुबह और शाम, आप देखिए उन्हें सड़क के किनारे दौड़ लगा रहे होंगे, कच्चा बनियान पहन के दौड़ लगा रहे होंगे, ट्रैक सूट पहन के दौड़ लगा रहे होंगे, पसीने में तरबतर होते हैं। पता नहीं काहे के लिए होते हैं। नौकरी तो मिलनी नहीं है, भर्ती कुछ होनी नहीं है, सेना में भी भर्ती होनी नहीं है, और पुलिस को भी प्राइवेट किया जा रहा है। कई जगह ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट हो गई। मैं भी आगरा गया, करीब 2 महीने हुए होंगे, 1.5-2 महीना हुआ होगा, उधर मीटिंग करने में आगरा गया, पता लगी ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट हो गई। यानी पुलिस भी प्राइवेट हो रही है। तो तुम दौड़ लगाते रहो, पसीना निकालते रहो, खून भी बहा दोगे तो भी क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं, जीरो। कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने नौकरियां बंद कर दी है। हर चीज प्राइवेट हो रही है, हर चीज प्राइवेट हो रही है। और प्राइवेट का आलम यह है कि सरकारी नौकरियां बंद तो प्राइवेट, जो भी सरकारी संस्थान, जो भी सरकारी कंपनी, जो भी सरकारी उद्योग प्राइवेट हाथों में जाता है, निजीकरण में जाता है, निजी हाथों में जाता है, जाते ही 80% नौकरियां खत्म हो जाती हैं। 80% नौकरियां खत्म। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एक संस्थान में 1 लाख लोग काम करते हैं, तो आप मान लीजिए कि जैसे ही वो निजीकरण में जाएगा, प्राइवेट हाथों में जाएगा, निजी हाथों में जाएगा, उसमें से 1 लाख में से मात्र 20,000 ही नौकरियां रह जाएंगी, बाकी 80,000 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ठीक यही सरकारी क्षेत्र में। और आगे सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बिल्कुल नहीं निकलेंगी, क्योंकि जब सरकार के लिए करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो नौकरियां क्यों निकालेगी वो? क्या जरूरत है नौकरियां निकालने की? और मैंने आपको बता दिया कि सेना के किस तरह से है, सेना को कैसे केंद्रित किया जा रहा है। सेना में भी भर्तियां हो नहीं रही हैं। पिछले 2 साल, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं लोगों को देखता हूं, पूछता हूं, नौजवानों से पूछता हूं कि साहब पिछले तकरीबन 2 साल से कोई भर्ती आई नहीं है। और वो काहे के लिए मेहनत करते हैं, पसीना काहे के लिए? जो नौजवान है, एक तो बड़ी सीमित ही उनकी सीमित ही जो सोच है, और उसके अलावा जो है वो सोच नहीं पा रहे हैं, और सीमित सोच है उनकी कि या तो पुलिस में भर्ती हो जाए, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इसमें भर्ती हो जाए, और या फिर सेना में भर्ती हो जाए। इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, बस इसी के लिए पसीना बहा रहे हैं। लेकिन उसमें भी नौकरी, जैसे मैंने अब आपको बता दिया, सेना में भी नहीं, और पुलिस भी प्राइवेट होने जा रही है। आप समझ सकते हैं सारी चीज। फिर काहे के लिए पसीना बहा रहे हो भाई? क्यों नहीं? जिस व्यवस्था को ठीक करने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, नौकरियां मिल सकती हैं लोगों को, पुलिस में भी, सेना में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी, और सरकारी विभागों में भी, केंद्र में भी, राज्यों में भी, क्यों नहीं उस व्यवस्था को अपने हाथ में लेते? क्यों नहीं उसे सुधारने का काम करते? क्यों नहीं संघर्ष करते? क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन समझ में नहीं आता, लोग नहीं बोलते। पसीना बहाते रहेंगे। मैं कह रहा हूं खून भी बहा दो तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जवानी आपकी बेकार जाएगी। ये सब कुछ है, और हम लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन हर पल लगातार बोल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 30 मई 2019 से जब मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, तभी से ईवीएम के विषय में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 4-5 बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया, और 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, और उसके बाद भी कर रहे हैं। फिर जो सीए एनआरसी का आंदोलन है उसमें लगातार शामिल रहे, फिर जो किसान आंदोलन है लगातार उसमें शामिल हैं, और अब फिर से जो ईवीएम के विषय में सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, लोगों से
यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग साथ दें हमारा और इस सिग्नेचर कैंपेन को मजबूत बनाएं, अधिक से अधिक लोगों तक ये फॉर्म जो हमने आपको भेजा है, ये जो मेरे इस फेसबुक अकाउंट पर पड़ा है, वहां से उसे डाउनलोड करके अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, लोगों के सिग्नेचर कराएं और हमारे पास भेजें व्हाट्सएप करके। उसमें भी जितनी गति होनी चाहिए नहीं है, तो क्या किया जाए, लेकिन क्या करें, हम भी आदत से मजबूर हैं, हम भी लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आदेश हमें दे गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो हमारे ऊपर ऋण है, हम तो प्रयास करेंगे अपने जीवन में कि उस ऋण को उतारने के लिए काम करें। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। बाबा साहब कह रहे हैं कि समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी के जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए कार्य करे। हम लगातार इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग आज की तारीख में इस देश में और इस देश के बाहर अगर सम्मान का जीवन जी रहे हैं तो वो केवल और केवल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से जी रहे हैं। उनका कर्ज है हम पर। कोई कुछ भी करता हो, मैंने तो बड़े एहसान फरामोश लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि क्या किया बाबा साहब ने। अरे बाबा साहब ने यह किया कि तुम्हें जीना सिखा दिया, सम्मान से जीना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, तुम्हें अधिकार दिला दिए। और क्या करोगे तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो कुछ भी नहीं कर सके अपना और अपने बच्चों को पेट पालने के अलावा, सिर्फ इतना ही है। और बिना कुछ किए उनको बाबा साहब के विषय में ये सारी बातें कह देते हैं। ऐसे भी हैं एहसान फरामोश लोग, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग बड़े अच्छे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया हुआ है, पहले भी किया था, आज भी किया हुआ है, और निश्चित रूप से ऐसे लोग आगे भी करते रहेंगे। ऐसे सभी साथियों को मेरा दिल से नमन है, उनको जय भीम है, नमो बुद्धाय है उनको, जो ऐसे साथी जो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, लगातार। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम सबको लगातार काम करना। और इसी कड़ी में साथियों, हम इस निजीकरण के खिलाफ, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को बेशर्मी से बेचने के खिलाफ, इसको रोकने के लिए हम लोग 19 तारीख को, 19 सितंबर दिन रविवार संडे, दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 बजे से 5 बजे तक एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाने की। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये जितने भी साथी इस समय मुझे देख रहे हैं, सारे साथी, चाहे सूरज भान जी हों, ओम प्रकाश अंबेडकर जी हों, और साथी हमारे दीपक पासवान जी भी हों, ये जितने भी साथी और भी जितने साथी हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप सारे साथी, हिजम राजन साहब जो हमारे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रभारी हैं और हमारे मीडिया के हेड हैं, उनसे भी, और ये संदेश मांडा विठोबा सालवी जो हैं, इनसे भी जय भीम सर, और मोहम्मद एजाज अली साहब जो देख रहे हैं इस समय, इन सबसे निवेदन करूंगा, इस समय मेरे इस फेसबुक लाइव को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए साथियों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें। अश्विन सालवे साहब हैं, जय मूल निवासी सर, बिल्कुल जय मूल निवासी साहब, सरस्वती कुमारी हैं, जय भीम, बहुत धन्यवाद आपका कि आप देख रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। और मैं निवेदन करूंगा, आइए, कम से कम एक दिन तो आइए, समय निकाल के आइए। सभी के पास वही 24 घंटे हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, और साथियों के पास भी, लेकिन इसी समय में से, इन्हीं 24 घंटे में से हमें सब कुछ करना होता है। परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ता है, और अपने लिए भी, और अपने लिए ना हो तो समाज के लिए तो निकालना ही पड़ता। हमें तो नहीं मालूम कि हमारे अपने लिए कोई समय है, हम तो लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं, चाहे बाहर करें चाहे कहीं भी, लगातार। अभी भी जो घर में बैठा हूं, आके एक साथी हैं, उनको दिखा के, हॉस्पिटल में कैंसर है उनको, तो उनको दिखा के लेके आया हूं। फिर 21 तारीख को उन्हें बुलाया, लगातार काम ही कर रहे हैं समाज के लोगों के लिए जितना हो सकता है। और कोई ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी, अगर हम कर सकते हैं, मेरे भाग दौड़ करने से, मेरे हाथ पैर हिलाने से किसी का भी अगर भला होता, कोई भी व्यक्ति हो, इवन दुश्मन भी क्यों ना हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। गौतम परवे साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समस्या अगर हमारी है तो समाधान भी हमें ही करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरज भान जी मिशन में जो भी अपना जीवन लगाए, शायद उनको अभी पूर्ण सफलता नहीं मिले, लेकिन उनके
द्वारा फैलाई गई जागृति पूर्ण सफलता दिलाएगी, आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जिएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सूरज भान जी। एम.ए. राजा साहब ये बहुत अच्छे साथी हैं, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये हमारे हैं सोनू निगम पिंटू जी, जय मूल निवासी, मतलब ये सारे साथी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बात को, इस फेसबुक लाइव को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अब शेयर कर सकते हैं अब करें, और इसके बाद कर सकते हैं इसके बाद में करें। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा। भारत भारती जी भी हैं, मनोज कुमार भारती जी हैं, हमारे साथी एडवोकेट हैं, दिल्ली में हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हमारे साथी हैं। सभी साथियों को जय भीम। तो मैं यही कहूंगा साथियों, तो 19 तारीख को दिन संडे है, 19 सितंबर, यही परसों का जो दिन है, जंतर मंतर पर 1 बजे सारे साथी आए, और भी साथियों को अपने साथ कम से कम 1-2 साथियों को लेकर आइए। यह सबकी लड़ाई है, मेरी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं, हम सबकी लड़ाई है। देश को, समाज को बचाने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि जो ये निजीकरण किया जा रहा है, देश को जो बेचा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है, होगा सभी को, बचेगा कोई भी नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई बचेगा नहीं। बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई बचेगा नहीं, सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, वो नुकसान होगा एससी को, एसटी को, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, जिनका रिजर्वेशन इस निजीकरण के माध्यम से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस की बात, जो इतने बेरोजगार जो नौजवान हैं, बेरोजगार युवक हैं, आज बेरोजगार दिवस भी मनाया गया है उनके द्वारा, लेकिन सड़कों पर नहीं आते। आप देखेंगे लाखों की संख्या में ट्वीट होते हैं, लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, पर ट्वीट करने से क्या होगा? क्या सरकार बदल जाएगी? इस सरकार को, बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़कर जब तक नहीं फेंकोगे, इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। लिख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और आज की तारीख में अगर इसको जड़ से उखाड़ने के लिए अगर कोई आंदोलन चल रहा है, तो वो है किसान आंदोलन, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगातार मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। मैं परसों ही जयपुर में किसान संसद थी, उसमें हिस्सा लेकर आया हूं, और लगातार हम लोग भाग ले रहे हैं, लगातार उस आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था लोगों से, सीए एनआरसी के आंदोलन में भी कहा था कि सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि नागरिकता केवल मुसलमानों की नहीं, नागरिकता इस देश के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी जाएगी सबसे पहले और सबसे ज्यादा। इसलिए उनको भाग लेना चाहिए। लोगों की समझ में नहीं आई, माने नहीं। और अब फिर कह रहा हूं, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में हिस्सा लीजिए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन इसको दीजिए। जहां कहीं भी हैं आप, जहां भी आ जा सकते हैं, दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो 5 जगह चल रहा, वहां आइए, नहीं तो जहां भी कहीं भी हैं भाग लीजिए और बहिष्कार कीजिए। अंबानी के सारे उत्पादन जो है उनका, अडानी के जो सारे उत्पादन है, गैस वगैरह, और जो उसका जो फॉर्चून तेल वगैरह, फॉर्चून आटा, बेसन वगैरह, चावल वगैरह, जो भी, सबका फॉर्चून नाम से जो भी, उसका बहिष्कार कीजिए। और ठीक इसी तरह से लाला रामदेव के, पतंजलि के जितने उत्पादन, उनका सबका बहिष्कार कीजिए। और इसके साथ साथ जो रुचि सोया उसका तेल है, इन सबका बहिष्कार कीजिए। ये देश को तबाह कर रहे हैं। इसलिए मैं लगातार बार बार कह रहा हूं, और आखिर में आपसे ये जरूर मैं कह रहा हूं, ये कहना बार बार मैं कहता हूं कि हो सके तो अपने घर में टेलीविजन को कम से कम 1 साल के लिए ताला लगा के बंद कर दीजिए। तभी इस बीजेपी सरकार को उखाड़ पाएंगे। और बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकना हम सबका सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाला एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक ये जड़ से नहीं उखाड़ के फेंकी जाएगी, तब तक इस देश की बीमारियों का, तब तक इस देश की दिक्कतों का, इस देश की तबाही का अंत नहीं हो सकता साथियों। और उसी के लिए हमने जो नारा दिया है इस बार 19 सितंबर दिन, रविवार, संडे को, जो हम निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हमने नारा दिया है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। और हम लगातार इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और जब तक जान में जान है, शरीर में सांस चलती है, लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। यही हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहता हूं, आपको लगता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर लगता है आपको कि हम गलत कर रहे हैं, मत दीजिए हमारा साथ, कोई जरूरत नहीं है। पर अगर लगता है सही कर रहे हैं, किसी ना किसी दिन तो हमारा साथ दीजिए। कभी तो आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। साथियों, ये सभी की लड़ाई है, ये सभी मिलकर लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। उसी के लिए तो मैं फिर आपसे एक बार और निवेदन करते हुए
सभी अपने नौजवान साथी जितने भी इस देश के नौजवान हैं, हम सबसे यह निवेदन करते हुए निकालिए एक दिन का समय, आइए 19 सितंबर को दिन रविवार जंतर मंतर पर निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ देने के लिए आइए साथियों उस दिन। और साथ में जितने भी ट्रेड यूनियंस है, उन ट्रेड यूनियन से भी मेरा निवेदन है, आइए। यह निजीकरण सबसे ज्यादा तो आप ही को तबाह करेगा। बड़ी अफसोस की बात है, इस देश में इतनी ट्रेड यूनियंस हैं और जो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो इस देश में जिनकी संख्या 41 है, उसमें 84,000 लोग काम करते हैं। और सरकार ने जरा सी धमकी दी, एक कानून बना दिया कि जो भी आंदोलन में हिस्सा लेगा उस पर 1 साल की सजा और साथ में जो 10,000 रुपए जुर्माना, और जो उसका साथ देगा, जो चंदा देगा, उस पर 2 साल की सजा और उस पर 15 या 20,000 रुपए जुर्माना। मतलब इसी ने में डर गए 84,000 लोग। आप देखिए जरा सी बात उसने की और 84,000 लोग डर गए। शायद आपके डर का इसी डर का फायदा उठा रहा है, नहीं तो मोदी की कोई औकात नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नेता जो जितने झूठ बोलने वाले हैं, कितने आए, कितने इस मिट्टी में मिल गए, और ये भी मिलेगा मिट्टी में, बचना नहीं है। सारी जनता ही जो है उखाड़ के फेंक देगी पूरी तरह से। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सबको ध्यान में रख के संघर्ष में आइए, साथ दीजिए साथियों। कभी तो कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए। देखिए, लोगों के लिए संघर्ष करने में, लड़ने में एक अलग ही आनंद है साथियों। और देश को बचाना है, समाज को बचाना है, देश की जनता को बचाना है, गरीबों को, कमजोरों को, अकलियतों को, वंचितों को, पिछड़ों को, SC ST OBC माइनॉरिटी, इस देश की जनता को बचाना है, लोगों को बचाना है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, आंदोलन तो करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ भी नहीं है साथियों। बस फिर आपसे एक बार निवेदन करके और ये करके जो मेरे एडवोकेट साथी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, मनोज जी तो इस समय हैं ही, साथ में देख ही रहे हैं, मनोज जी हैं और बाकी सारी जो दिल्ली भर में हमारे एडवोकेट साथी हैं, जो गाजियाबाद में हमारे साथी हैं, जो नोएडा में हमारे साथी हैं, उन सबसे, और बाकी बुलंदशहर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर, जहां भी साथी हैं पूरे देश में, सबसे निवेदन है, एक दिन निकाल के आइए, हमारा साथ दीजिए। एडवोकेट अगर निकल के आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। और एडवोकेट का कोई क्या बिगाड़ सकता है साथियों। और अगर हम भी डर गए तब तो फिर लड़ेगा कौन। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई झिझकने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत है। जब जनता खड़ी हो जाती है और कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अच्छे अच्छे धूल में मिल जाते हैं। इनकी तो औकात ही क्या है, ये तो वैसे ही डरते हैं, सवाल कोई पूछे तो डरते हैं। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कितना डर होगा आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। कहीं से कोई सच दिखा दे, सच बता दे, सच बोल दे, सच लिख दे, मोदी की टांगें कांपने लगती हैं। यह हालत है। तो उस व्यक्ति को हटवाते हैं जिसने लिखा हो, उस चैनल को बंद करवाते हैं, उस अखबार को बंद करवाते हैं, उस राइटअप को जो है हटवा देते हैं। यह हालत है इनकी। जैसा अभी देखा ना आपने, जो एक लेख लिखा करण थापर जी ने, जो मोदी ने 14 अगस्त के लिए कहा कि 14 अगस्त को जो विभीषिका के रूप में जो है एक मनाया जाएगा दिवस। 14 अगस्त समझते हैं आप? 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है। और जब बंटवारे में जो कत्लेआम हुआ था, तो करण थापर ने यही लिखा कि आप जब जिस बात को लेकर कर रहे हैं, उस बंटवारे में केवल हिंदू ही नहीं मरे, उन्हीं का कत्लेआम नहीं हुआ, सिखों का भी कत्लेआम हुआ, मुसलमानों का भी कत्लेआम हुआ, बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ। और उसी लेख में उन्होंने जो एशियन एज में उन्होंने लिखा, उसी में उन्होंने लिखा था 3 पैरे जो लास्ट के हैं, बड़े जबरदस्त उसमें लिखे, जिनको हटाया गया, और जिस व्यक्ति ने वो लिखे वो संपादक, उसको भी हटा दिया गया। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप यही बताना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में उसी 14 अगस्त के समय में जम्मू में, कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में, जो पहले मुस्लिम बहुल इलाका था, उसमें एक हफ्ते में 3 से 4 लाख मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। और जो वो था आपका जम्मू मुस्लिम बहुल था, उससे मुस्लिम आबादी बिल्कुल हट गई और वो फिर हिंदू बहुल हुआ। तो जब आप कह रहे हैं तो कत्लेआम तो सबका हुआ, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी और सिखों का भी, और सभी के लिए दुख की बात है, यहां के लिए भी वहां के लिए भी। ये सबके लिए, किसी के लिए खुशी की बात नहीं है, ये सबके लिए पीड़ादायक है। तो दर्द आप सबका बताएं, दर्द आप सबका बांटें, सबके दर्द में शामिल हो आप। केवल धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करने की, रोटी सेकने की जरूरत नहीं है।
हालांकि कितना ही भी कह लो बीजेपी की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास इस धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह स्थिति है साथियों। तो मैं अपनी बात को, काफी देर हो गई, काफी लंबा हो गया, पर जितने भी साथी जुड़ रहे, जिन्होंने देखा है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं साथियों, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे, इन बातों को शेयर किया और इसके बाद भी आप शेयर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि 19 तारीख को, 19 सितंबर को, दिन संडे, जंतर मंतर दिल्ली में 1 बजे से 5 बजे के बीच में आप मेरे साथ होंगे, ताकि इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और कोशिश हमारी रहेगी कि जन आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, ताकि ये देश को बेचना रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।